नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, या आप बोल सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन मेथड के बारे में। जो भी हमने इससे पहले वाली वीडियोस में डायमेंशन के बारे में पढ़ा है, डायमेंशन क्या होती है, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालते हैं, आज हम इस वीडियो में डायमेंशन के एनालिसिस के बारे में, मतलब उन डायमेंशन को यूज़ कैसे करते हैं, क्या क्या उसके यूज़ हो सकते हैं, क्या उसकी एप्लीकेशंस हो सकती है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डायमेंशन की एनालिसिस करने या उसकी एप्लीकेशंस की बात करने से पहले कुछ एक छोटी मोटी चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पहली चीज़, दो क्वांटिटीज़ है, मान लीजिए ए एंड बी। अगर ए और बी को आपस में प्लस किया गया है या फिर ए माइनस बी किया गया है, तो अगर दो क्वांटिटीज़ है जिनको आपस में प्लस या माइनस किया गया है, ए प्लस बी या ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इस सिचुएशन में ए और बी की डायमेंशन हमेशा इक्वल रहेगी। तो कभी भी दो क्वांटिटीज़ को प्लस या माइनस किया जाता है तो उन दोनों की डायमेंशन हमेशा एक जैसी रहती है। डायमेंशन ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी यहाँ पर हमेशा रहेगी। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आप सिंपल सी चीज़ समझिए कि जैसे ए मान लीजिए 2 kg शुगर है और बी अगर मैं 3 kg, तो 2 kg शुगर में प्लस अगर 3 kg शुगर किया जाए तो ही हम आंसर बता पाएंगे कि हाँ 5 kg शुगर आएगी। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि 2 kg शुगर प्लस 2 किलोमीटर, तो इसका मैं आंसर क्या दूंगा मुझे नहीं पता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज़ है। तो सेम टाइप की क्वांटिटीज़ को ही ऐड किया जा सकता है ना। जैसे 1 लीटर वाटर प्लस 3 kg शुगर, इन दोनों को ऐड करने का मतलब ये नहीं कि मिक्स कर दिया है। अब नॉर्मली अगर बात करें तो इन दोनों को अगर मैं साथ लिखूंगा तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो हमें नहीं पता। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ए प्लस बी अगर दिया है, कहीं पर भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ए और बी दोनों की डायमेंशन एक जैसी होगी। ए माइनस बी लिखा है तो ए और बी की डायमेंशन एक जैसी होगी। इसी तरीके से मान लीजिए इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करूँ, सपोज ए प्लस बी इक्वल्स टू सी लिखा है। इट मीन्स ए और बी को तो आपस में एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं, है ना, सेम टाइप की यूनिट, इसकी ए की यूनिट और बी की यूनिट दोनों एक जैसी होगी, तभी तो डायमेंशन एक जैसी हुई। तो यहाँ पर ए और बी की डायमेंशन एक जैसी हैं, तभी इसको ऐड किया। तो इन दोनों को ऐड करने पर जो नया रिजल्ट आएगा वो उसकी भी यूनिट क्या होगी, ए और बी की, यानी कि सी की भी डायमेंशन ए बी सी की रहेगी। कैसे? आप सिंपल सा तरीका, 1 मीटर, ए को मान लीजिए कि ये 1 मीटर है, बी को मान लीजिए 2 मीटर है, तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू आएगा 3 मीटर। तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू 3 मीटर। तो फाइनली एक एग्जांपल की अगर मैं फॉर्म बात करूं तो 1 मीटर प्लस 2 मीटर इक्वल्स टू 3 मीटर। तो अगर ये ए है, ये बी है, तो फाइनल आंसर ये सी है। तो देखिए तीनों की यूनिट्स एक जैसी हैं, तीनों की यूनिट एक जैसी है, मतलब तीनों की डायमेंशन भी एक जैसी होगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से a माइनस बी इक्वल्स टू, अगर c कोई फंक्शन बना है तो इस सिचुएशन में डायमेंशन ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ b इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ c होने वाली है। तो a की डायमेंशन b के इक्वल हो जाएगी, b की डायमेंशन c के इक्वल हो जाएगी। तो a b c इन तीनों के डायमेंशन आपस में एक जैसी ही रहने वाली है, अलग अलग यहाँ पर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो a b c तीनों डायमेंशन सिमिलर है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कभी भी आपको ऐसे बोला जाता है कि a मल्टीप्लाई b, अब a मल्टीप्लाई b है या a डिवाइडेड बाई b है, तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि a और b की डायमेंशन एक जैसी होगी। a और b की डायमेंशन एक जैसी हो भी सकती है और a और b की डायमेंशन अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि सिर्फ अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड में होती है तो वो दोनों क्वांटिटीज़ अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। एक एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो जैसे सपोज़ मीटर पर सेकेंड, तो ये दोनों अलग अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हैं, तो लेकिन ये किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। तो पॉसिबल है। इसी तरीके से मीटर इंटू मीटर मतलब एरिया की यूनिट हो गई। तो दो फिजिकल क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई या डिवाइड में है वो सेम क्वांटिटीज़ भी, सेम डायमेंशन वाली भी हो सकती है और अलग अलग डायमेंशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ a डायमेंशन ऑफ a एंड b
में और मे नॉट बी, में और मे नॉट बी इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट मैं ये बता सकता हूँ कि अगर दो क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन एक जैसी है उनको प्लस माइनस भी किया जा सकता, उनके बीच में हम उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन अलग अलग हैं, दो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन अलग अलग हैं, उनको हम ऐड नहीं कर सकते, उनको सिर्फ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये थोड़े से रिज़ल्ट हैं जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ए बी की डायमेंशन ये इक्वल होगी। और अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ अगर हम बताएं तो जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी की डायमेंशन ए के इक्वल भी लिखी जा सकती है और बी के इक्वल भी लिखी जा सकती है। कैसे? ए प्लस बी का मतलब ए और बी दोनों ऐड किए हैं, इसका मतलब दोनों की डायमेंशन एक ही होगी, ए की डायमेंशन बी की डायमेंशन। तो ए और बी की डायमेंशन एक जैसी है तो ए के इक्वल होगी या फिर बी के इक्वल होगी, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फिर इससे रिलेटेड पार्ट को। देखिए दोस्तों, डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोल सकते हो, कंसिस्टेंसी बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो होमोजीनियस प्रिंसिपल, या इस तरह से, मतलब जिसमें हम कोई भी इक्वेशन हमारे पास दी जाएगी, उस इक्वेशन में जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखे हुए होंगे, हम ये चेक करेंगे कि राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो लेफ़्ट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो अगर सपोज़ LHS जो है वो इक्वल हो जाता है RHS के, तो वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। लेकिन अगर LHS इक्वल्स टू RHS नहीं हो पाता है, इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो वैसे भी करेक्ट नहीं होगी, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रखनी है। तो कोई भी इक्वेशन जो है, कोई हमें इक्वेशन दी जाएगी, हमें चेक करना है कि वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। हालांकि हम में से काफ़ी सारे लोग इस इक्वेशन को जानते होंगे पहले से, इससे जान पहचान हमारी हो रखी होगी, कई बार बचपन की क्लासों में भी यह आ चुका होगा। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में अब हमें ये देखना है कि भाई ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान सा तरीका है। हमें क्या करना है, इस तरह की जब भी किसी भी इक्वेशन की डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ लिखी हुई है उसकी डायमेंशन लिख लो, फिर राइट हैंड साइड पे जो लिखी हुई एक्सप्रेशन उसके डायमेंशन लिख लो, और उनको कंपेयर करो कि अगर LHS और RHS की डायमेंशन एक जैसी आ गई तो वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होगी। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ, मुझे दिया हुआ है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, अब चाहे एनर्जी किसी भी टाइप की हो, एनर्जी की डायमेंशन एक ही होती है। तो यहाँ पर LHS की अगर हम बात करें तो डायमेंशनल काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2। एनर्जी की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन एक जैसी होती है, ये आप ध्यान रखना। डायमेंशन ऑफ वर्क और डायमेंशन ऑफ एनर्जी एक ही तरह की होती है, ये हो गई। तो यहाँ पर ये हमारे पास LHS वाली फॉर्म आ गई। अगर मैं RHS की बात करूँ अब यहाँ पर, तो देखिए RHS में क्या होगा, हमें दिया हुआ है 1/2 mv²। तो 1/2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। m मास है तो मास m, और वेलोसिटी यहाँ पर दी हुई है v, तो v की डायमेंशन होगी L-T-1, और ऊपर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो तो कितना बन जाएगा mL2T-2। तो mL2T-2 यहाँ पर ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। तो देखिए अब सेकेंड LHS और RHS दोनों की डायमेंशन एक जैसी आ रही है, पूरी इक्वेशन की डायमेंशन। RHS में जो फंक्शन लिखा है या जो पूरा एक्सप्रेशन है उसकी डायमेंशन और LHS की डायमेंशन दोनों आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू है RHS के, तो यहाँ पर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है, ठीक।
ठीक है, तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन ये हमारे पास दी हुई है। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं, आ जाओ, आसान सा क्वेश्चन है। अगली जो इक्वेशन हमारे पास दी गई है वो है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच। एम मास है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच हाइट है। तो इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, आइए देखते हैं क्या है इसकी, किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए, चेक करने के लिए हम यहाँ पर कंसिस्टेंसी जो इसकी चेक करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर LHS का पार्ट लेता हूँ तो LHS जो होगा हमारे पास, तो LHS है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन अगेन mL/T-2 हो जाएगी, ये LHS की डायमेंशन है। अब इसके बाद अगर हम बात करें RHS की, तो RHS की जो डायमेंशन है, तो RHS यहाँ पर मैं क्या लिखा हुआ है, mgh, RHS में लिखा है mgh। इसकी डायमेंशन अगर मुझे लिखनी है तो m, मास की डायमेंशन देखना पड़ेगा, मास की डायमेंशन होती है m। g मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आया, तो डायमेंशन तो एक ही होगी। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L-T-2 और हाइट की डायमेंशन होती है L। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा m, सबको एक साथ लिख दो अब, तो m, l यहाँ पर 2 बार आ रहा है 1 और यहाँ 1, तो ये बन जाएगा L2 और ये T-2। तो यहाँ पर ये जो डायमेंशन होगी वो ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ LHS और RHS दोनों इक्वल आ रहे हैं। LHS की जो वैल्यू आ रही है वो RHS के इक्वलेंट आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों डायमेंशन सिमिलर है, दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल है। इसका मतलब ये एक किस टाइप की टर्म दे दी गई है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमारे पास दी गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना है। कभी भी बस हमें क्या करना होता है, सिंपली बस क्या करना है कि जब भी कोई इक्वेशन दी जाएगी उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखो, राइट हैंड साइड की डायमेंशन लिखो और चेक कर लो अगर वो इक्वल हैं डायमेंशनल, तो डायमेंशंस अगर इक्वल आ रही है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी, अदरवाइज वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, आइए एक और ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाते हैं। अगली क्वेश्चन आपको दी गई है v = u+at। यहाँ पर जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पर जो v है, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन और t टाइम है। इसमें भी हमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, डायमेंशनली कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले LHS के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। तो LHS में हमें पास क्या लिखा हुआ है, LHS में है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कोई सी भी हो, डायमेंशन तो एक ही रहेगी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन अगर आप लिखोगे तो ये आएगी L-T-1। नेक्स्ट आता है RHS के बारे में। तो RHS में देखो, अब RHS में क्या दिया है, आपको दिया है u+at। इसके डायमेंशन अब मैं लिखूंगा, तो देखो जब हम इसके डायमेंशन लिखेंगे तो मैं इसको ऐसे जब लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, a और t की डायमेंशन थोड़ा इधर ले लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ a और डायमेंशन ऑफ t ऐसे लिखा जा सकता है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन भी यही होगी L-T-1 प्लस a क्या है, एक्सेलरेशन, इसकी डायमेंशन L-T-2 और ये t, और ये हो गया L-T-1 और प्लस L-T-1। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये आ गया कि L-T-1 प्लस L-T-1। तो जब दो डायमेंशन एक जैसी है तो आप इसको वैसे ही ये लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ L-T1 T2, पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है ये डायमेंशन और ये डायमेंशन ऐड होके एक ही डायमेंशन बन रही है। जैसे a प्लस b है, c है, तो a प्लस b की जो डायमेंशन है, a और b की डायमेंशन आपस में इक्वल है, तो चाहे a और b, a प्लस बी का मतलब c हो गया ना, तो इस a प्लस बी की डायमेंशन किसकी इक्वल होगी, a की ही इक्वल होगी अगर दो क्वांटिटी। तो सेम तरीके से ये a है, ये b है, तो दो डायमेंशन अगर ऐसे एक साथ लिखी हुई हो प्लस के साथ, तो उसको आप सिंपली L-T-1 करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं कैलकुलेट हो रही है, यहाँ सिर्फ डायमेंशन कैलकुलेट हो रही है। तो दो डायमेंशन अगर एक साथ लिखी हुई हो, अगर मान लो ऐसे भी लिखी होती L-T-1 प्लस सपोज 2L-T-1, तो भी आप इसको L-T-1 लिख सकते थे, क्योंकि हम
वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस ओनली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम सिर्फ डायमेंशन के, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन एक जैसी आ रही है, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू है RHS। तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट इक्वेशन है। आइए और कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। T इज टू 2π√L² डिवाइडेड बाई G। यहाँ पर T टाइम पीरियड है, L लेंथ है और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। 2π एक कांस्टेंट दिया हुआ है। आगे आपको चेक करना है इसकी कंसिस्टेंसी, ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो वीडियो पॉज करो और एक बार अपने हिसाब से चेक करके देखो। कैसे चेक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन लिखना, फिर राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन दिया है इसकी ओवरऑल डायमेंशन लिखना और फिर चेक करना कि इक्वल आती है या नहीं आती है। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या होगा, मैं सबसे पहले लेता हूँ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है टाइम पीरियड इसका मतलब टाइम की डायमेंशन तो T होगी, ये लिख दिया हमने। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में क्या क्या लिखा है, राइट हैंड साइड में लिखा है 2π√L²G। तो √L² का तो L लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई √G लिखा जा सकता है, और इसको मैं लिखा देता हूँ ऐसे। इसका मतलब हम इस साइड की डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, देखो 2π की तो कोई डायमेंशन होती नहीं है क्योंकि कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो क्या लिखेंगे, √L डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ L डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ √G। L की जो डायमेंशन होगी वो ये होगी, और G जो होगी तो G ग्रेविटेशनल, यहाँ पर जो है G जो हमारे पास दिया हुआ है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल हो या कुछ भी, आप चाहो तो पहले यहाँ साइड में अलग से डायमेंशन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। आप पहले इधर डायमेंशन लिख लिया करो। तो G की डायमेंशन क्या होगी, LT-2, और इस अंडर लिखा हुआ है इसलिए 1/2। अंडर का मतलब होता है 1/2 पावर। तो ये L और यहाँ पर बन जाएगा L, ये हमारे पास इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। अब मैं अगर आगे बात करूं तो यहाँ पर ये बन जाएगा L 1/2, और ये चीज़ हमारे पास है, और T जो है वो T-1 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये इस तरीके से सॉल्व किया। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये L और ये बन जाएगा L -1/2 और T1। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा L 1/2 और T1। तो अब देखो यहाँ पर RHS और LHS दोनों इक्वल नहीं हैं। RHS ये कुछ आ रहा है और LHS ये कुछ आ रही है। इसका मतलब LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये डायमेंशनली कंसिस्टेंट नहीं है। ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो वो वैसे भी करेक्ट नहीं होगी। तो कोई भी इक्वेशन जो है सबसे पहले डायमेंशनली करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है तो वो फिज़िकली भी करेक्ट नहीं होगी। आइए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है K = ½ 1/4 mv²। बेसिकली ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया है। अब हालांकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² होता है, लेकिन मान लो हमें नहीं पता होता और सिर्फ हमें दे दिया जाता K = 1/4 mv²। तो इसको चेक करके देखते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट आता है या नहीं आता है ना। तो अगर मैं इसको चेक करूँगा तो LHS जो आएगा, तो देखिए LHS में हमने लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी K की डायमेंशन। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन m L2 T-2 निकल कर आ जाती है। अब बात करते हैं RHS की। तो RHS में यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशन अगर हम लिखेंगे 1/4 mv² की, तो बात ये है कि ये 1/4 तो हट जाएगा क्योंकि वो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अंदर बचेगा सिर्फ mv², और mv² के जो डायमेंशन है तो वो क्या लिखेंगे हम m और v की जगह LT-1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो बन जाएगा वो m L2 T-2।
ml2t-2 ये डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी, ml2t-2 हमारे पास ये डायमेंशन हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पर जो RHS है, LHS और RHS दोनों इक्वल आ रही है, तो डायमेंशनली तो ये इक्वेशन करेक्ट आ चुकी है, लेकिन 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 ये इक्वेशन जो है वो फिज़िकली करेक्ट नहीं है। फिज़िकली करेक्ट होने का मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझ लो कि दोनों साइड LHS और RHS में तो डायमेंशनली करेक्टनेस आ रही है, लेकिन उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट आ रहा है ना, वो कांस्टेंट वो नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है ना। अब बेसिकली अगर प्रॉपर इक्वेशन हमें निकालनी होती है तो हमें प्रॉपर डेरिवेशन करना पड़ता है। डायमेंशनल तरीके से हम सिर्फ ये चेक कर पाते हैं कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो जो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं उनकी डायमेंशन आपस में इक्वल है या नहीं है। उससे हम ये चेक नहीं कर सकते कि इक्वेशन एक्चुअल में सही है या नहीं है, एक्चुअल में एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। ये सिर्फ ये बताता है हाँ डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है। तो कोई भी इक्वेशन करेक्ट हो या नहीं हो, उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही चेक की जाती है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। अगर डायमेंशनली वो करेक्ट है तो वो प्रैक्टिकली भी करेक्ट हो सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली ही करेक्ट नहीं है तो 101% वो इक्वेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है ना। तो यहाँ पर ये इसकी छोटी सी लिमिटेशन है कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम किसी भी इक्वेशन को ये नहीं चेक कर सकते कि वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखो दोस्तों, फिज़िकली करेक्ट इक्वेशन इज़ ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। फिज़िकली अगर कोई करेक्ट है तो ऑब्वियसली वो डायमेंशनली तो करेक्ट होगी ही होगी, लेकिन अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिज़िकली करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं कर सकते। ये इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है ना, लिमिटेशन आप इसको बोल सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक की किसी भी इक्वेशन की। नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी इक्वेशन आपको कई सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ दी जाती है तो उसका आपस में क्या रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशनल मेथड का यूज़ करते हुए फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे, रिलेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो अगली वीडियो को देखने के लिए फिजिक्स शाला के साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।